हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिराबाद के साथ। फर्स्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही रेयरली मिलेंगी। पढ़ी तो होंगी आपने पहले से भी, लेकिन जिस तरीके से आज हम आपको उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं कि बड़ा ही ज़्यादा हॉट होगा और यूनिक होगा। सो रेडी रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। राइट। सो अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम एक मेल और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे। सो उनको पढ़ने से पहले कुछ हम ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, और ह्यूमन में मेल और फीमेल्स में जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सो कौन कौन से उनके बेसिक फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन बींग्स वी आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल अलग से होता है और फीमेल अलग से होती है। दोनों के आप कह सकते हैं फिजिकली दोनों अलग अलग हैं और अपीयरेंसेस भी अलग अलग हैं। दैट इज, तो क्योंकि हम दोनों मतलब मेल भी अलग है फीमेल भी अलग है, इसीलिए दैट प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म यानी कि दो तरह की मॉर्फोलॉजी होगी, वन इज द फीमेल एंड अनदर इज द मेल। सो दोनों वो अलग अलग तरह से दिखते हैं और एक अलग अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। राइट। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो अभी तक आपने जितने भी तरीके से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे ऐसे पॉइंट्स के थ्योरी के बेसिस पे पढ़े होंगे, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन देंगे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें आपको नीट में भी और एग्जाम्स में भी बहुत आसानी होगी याद करने में। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेल की, उसके बाद बात करते हैं फीमेल्स की। राइट। सो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम तीन क्लासेस में कह सकते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उसके बाद आगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और तीसरे आगे एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। सो सेक्स ऑर्गन्स की जब हम बात करें तो सेक्स ऑर्गन का मतलब ये नहीं है कि वो केवल सेक्स ही कर सकते हैं। सेक्स ऑर्गन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होगा जिस भी ऑर्गन का, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन कहा जाएगा। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में आप बिठा लें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। दिमाग में एक बात फिट कर लीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स को प्रोड्यूस करवाना, इनके अलावा इनका कोई भी काम नहीं होता है। सो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट आर द टेस्टिस। सो टेस्टिस ही क्या करते हैं, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का अगर मैं यहाँ पे रोल आपको बताऊँ, अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ, वैसे तो ये फ्यूचर में आएगा इसका थोड़ा बहुत और भी डिटेल्स। तो अगर सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट्स का मैच्योरेशन करते हैं, यानी कि वो जो स्पर्म है उसको मैच्योर करते हैं। क्योंकि प्राइमरी सेक्स टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म को रिलीज करवाना। अब वो जो स्पर्म वहाँ से निकले, कहाँ से, टेस्टिस से, और वहाँ से निकलने के बाद जो उसको बाहर आना है थ्रू यूरेथ्रा पेनिस के बाहर, उसकी वो जो पूरी की पूरी स्टेजेस हैं वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। सो उसी मैच्योरेशन का प्रोसेस जो ऑर्गन्स करते हैं उनको बेसिकली कहा जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सो इसमें सबसे पहले आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। खैर आपने 10th में भी पढ़ा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल होता है, वासा डिफरेंसेस एपिडिडाइमस, डिडाइमस एंड पेनिस। राइट। सो ये जो हर एक पार्ट है ये हम डिटेल्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं।
उसके बाद आगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सटर्नल। अब ये बड़े बड़े बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है एक्सेसरी और सेकेंडरी में। तो देखिए बेटा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज सेक्स ऑर्गन्स। अगर ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तभी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। बात समझ में आई। और दूसरी बात कि यूजुअली जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये आपकी बॉडी की एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लो पिच वॉइस है तो बॉयज में जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। उसके बाद दाढ़ी या मूंछ का आना, माउस्टैच, बियर्ड हो गया, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं मेल्स में, और उनका जो हिप का रीजन होता है ये नैरो रहता है। बात समझ में आई। सो ये यूजुअली जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये यूजुअली डेवलप करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। सो वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम होता है, वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी यूजुअली कहा जाता है। और वो जो प्यूबर्टी का टाइम है ये यूजुअली बॉयज की अगर मैं बात करूँ इट इज 13 to 15 ईयर्स के बीच में होता है, कुछ में 12 to 14 भी हो जाता है, लेकिन ये एक एवरेज टाइम है जो जब मतलब बॉयज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है, यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, टेस्टिस का एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। सो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ओवरीज पेयर होता है ओवरीज का, यहाँ पे टेस्टिस का भी पेयर होता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आगे फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड्स, ये सारे हम पढ़ेंगे, अभी भी इसका एक्सप्लेनेशन का कोई भी हमें नीड नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आगे एक्सेसरी हाई पिच होगी, जैसे उसके बाद बड़ा ही कोमल कोमल सा चेहरा होता है, एकदम स्मूथ फेस, दाढ़ी मूछ तो अब होगी नहीं गर्ल्स में। अगर किसी को शक है तो मुंह पे हाथ लगा के देख लो कि कहीं दाढ़ी मूछ है तो नहीं, राइट। उसके बाद शोल्डर्स नैरो रहते हैं गर्ल्स के यूजुअली, और उनका जो बैक रीजन होता है, हिप्स का जो रीजन होता है वो ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू द बॉयज। बात समझ में आई। अब उसी तरह से गर्ल्स में जो प्यूबर्टी का टाइम रहता है यूजुअली ये रहता है कि एवरेज ये बिटवीन 10 to 14 ईयर्स के बीच में, दिस इज द प्यूबर्टी टाइम। और 10 to 14 ईयर्स की जब गर्ल होती है तो उसकी बॉडी में आता है सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। सो उस फेज को क्या बोला जाता है बेटा जी, याद करिए, दैट इज नोन एज मेनार्क। क्या कहा जाता है, मेनार्क, यानी कि जब सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी फीमेल में आता है। सो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताता हूँ कि जो ये मेनार्क है ये बॉयज में भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉयज में कैसे होता है। सो बॉयज में जब सबसे पहला स्पर्म इजैकुलेशन होता है उसको मेनार्क इन मेल्स कहा जाता है। इनफैक्ट मेनोपॉज भी होता है मेल्स में, ये भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि मेल्स में मेनोपॉज कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। अब हम आपको बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये भी आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जगह चैप्टर शुरू करते हैं, पहले दिन ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले दिन ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी पता नहीं, राइट। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहला कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग्स आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स। क्या मतलब है इसका? नॉन सीजनल ब्रीडर का मतलब ये हुआ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनका जो मेटिंग टाइम होता है, यानी कि सेक्स
सेक्स करने का टाइम होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो विंटर का सीजन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मानसून का गर्मियों का सीजन होता है। या अगर मैं बेस्ट एक्सप्लेन करूं प्लांट्स में तो जैसे कि रेबी क्रॉप होती है, फिर खैरिफ क्रॉप होती है, यानी कि कुछ क्रॉप्स का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो गर्मियों का होता है, कुछ का सर्दियों का होता है, कुछ का बरसात का होता है, यानी कि अलग अलग टाइम पे वो उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स साल के किसी भी सीजन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद किसी भी महीने उनका बेबी बर्थ ले सकता है। तो अब आप देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने में कितने सारे डेट ऑफ बर्थ होते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन का कोई भी टाइम नहीं होता ह्यूमन बींग्स में कि बरसात में रिप्रोडक्शन होगी या सर्दियों में रिप्रोडक्शन होगी या गर्मियों में रिप्रोडक्शन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉन सीजनल ब्रीडर्स। उसके बाद नंबर 2, नॉन ऑस्टोस साइकिल। सो ऑस्टोस साइकिल क्या होता है? एक हीट पीरियड होता है जो किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स। एक चीज और याद रख लीजिए, ये जो ऑस्टोस साइकिल होता है ये किसमें होता है? नॉन प्राइमेट्स। सो ये बेसिकली दो डिविजन्स कह सकते हैं, प्राइमेट्स का डिवीजन है और एक नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का डिवीजन बेसिकली वो है जो गोरिल्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इसमें गोरिल्ला आगे, चिंपैंजीज, मंकी और ह्यूमन बींग्स, केवल 4 ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया के जिनको प्राइमेट्स कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी हैं जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, शीप हो गए, गोट हो गई, इनमें क्या होता है? ऑस्ट्रोस साइकिल होता है। सो ऑस्ट्रोस साइकिल यानी कि इनका जब डिलीवरी हो जाता है तो उसके 70 to 100 डेज के बीच में रिप्रोडक्शन की इनको एक अर्ज फील होती है, जिसको एक फील होता है इनके अंदर। सो उस पर्टिकुलर टाइम में ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो ह्यूमन बींग्स में नॉन ऑस्ट्रोस साइकिल की जगह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को क्या कहा जाता है? मेनार। जब किसी भी वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होते हैं और जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है मेनोपॉज। सो नॉन ऑस्ट्रोस साइकिल भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। सो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होती है ह्यूमन बींग्स में वो इंटरनल होती है, यानी कि जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो इनसाइड द बॉडी होता है और इनसाइड द बॉडी ही फीटस का डेवलपमेंट करता है, इसमें यूट्रस में। और वो जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको प्लेसेंटा नरिशमेंट देती है थ्रू ब्लड। हर एक चीज डिटेल में आएगी। और उसके बाद जब बेबी का बर्थ हो जाता है सो वो जो बेबी है वो मदर मिल्क के ऊपर फीड करता है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है कैन बी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि मदर में मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको किसी और ऑर्गेनिज्म जैसे कि काऊ हो गए, बफेलो का मिल्क भी दे सकते हैं। वो डॉक्टर की सलाह के ऊपर डिपेंड करता है। और ह्यूमन बींग्स में एक वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर प्रेजेंट रहती है। बात समझ में आई? सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। उसके बाद एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल में, ये भी आप याद रख लें। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं। सो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जो मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नीट में बहुत बार पूछा गया है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल में है उसको कहा जाता है एस्ट्रोजन या इसको एस्ट्राडायोल भी कहा जाता है। बात समझ में आई? सो ये था हमारा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से आप कह सकते हैं ओवरव्यू होते हैं या कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इसके बाद इन पहले 2 लेक्चर्स के बाद अब जो 3rd लेक्चर होगा हमारा उसमें बेसिकली एक्चुअली जो चैप्टर का बिगिनिंग होगा वो होगा लेक्चर नंबर 3 में। तो हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ।
तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया होगा, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना बनता है। कमेंट भी करिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, कोई सवाल होगा वो भी पूछिएगा। और पूरा कोर्स लेने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।